आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये चक्का है साहब, ये जब तक चलता है तभी तक इसकी बात होती है, मगर जिस दिन ये रुक जाए तो उसमें और एक मरे हुए मुर्दे में कोई फर्क नहीं होता। इन लाइनों को मेरा कहने का मकसद यही है कि ये वो चीज है जिससे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो खुद का विकास तो करता ही है, मगर साथ ही साथ जितना वो खुद का विकास करता है उतना ही देश का भी विकास होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का पहिया भी यही लोग चलाते हैं। अगर एक जगह से दूसरे जगह पर सामान नहीं जाए तो निश्चित तौर पर सही वक्त पर सही चीज सही जगह पर न पहुंची तो देश का उसमें घाटा है, फिर वो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी का भी घाटा है। और यही बात ट्रांसपोर्ट के लिए लागू होती है। दोस्तों, ये ऐसा सेक्टर है जहां पर हर इन्वेस्टमेंट, हर टैक्स जो है वो सबसे पहले दिया जाता है और उसके बाद में उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर आपके घर में आपको एक ट्रक खरीदना हो तो उसका सबसे पहले साल भरे का टैक्स वो देना पड़ता है, फिर आप वो ट्रक अपने घर तक ला सकते हैं। अगर आपको माल उठाना है तो उस माल पर लगने वाले जो कुछ भी चार्जेस है वो पहले भरने पड़ते हैं और उसके बाद में वो माल आप अपनी गाड़ी में लोड करके दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। सोचने वाली बात है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो काम बाद में करता है, मगर गवर्नमेंट के चार्जेस, टैक्सेस सबसे पहले चुकाता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो गवर्नमेंट और प्रशासन इन चीजों को इंप्लीमेंट होने ही नहीं देगा, यानी कि उनको रोड पर उतरने ही नहीं देगा, एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाने ही नहीं देगा। ये तो हो गई आज तक की आपकी और मेरी सुनी सुनाई बात। इसके बाद की बात दोस्तों, अब इसमें आते हैं कुछ बीच के लोग, जिसमें प्रशासन के लोग भी आते हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन के नियम, धोरण और कानून भी आते हैं। ये बात जब आती है तो कहीं ना कहीं आर्थिक नियोजन की बात आ जाती है। फिर राज्य बदलते हैं। एक जैसे महाराष्ट्र से अगर कोई ट्रक निकला है और वो दिल्ली के लिए जाता है तो आपको मध्य प्रदेश भी लगता है और कई राज्य लगते हैं, कहीं ना कहीं उन राज्यों के बॉर्डर भी लगते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो वहां पर इनके अलग अलग नियम और कानून होते हैं। जी हाँ, ये देश संविधान से चलता है। संविधान में हर चीज को विस्तृत तौर पर लिखा हुआ है, मगर राज्यों के प्रतिनिधि, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर राज्यों के जो प्रतिनिधि है, जो उस काम के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति है, उन लोगों को उस जगह पर अपना एक नियम कानून बनाने का एक आसान सा जरिया मिल गया है और इसका असर पड़ता है उन ट्रांसपोर्टरों पर। गाड़ी अगर निकली है और वो एक स्टेट में अपना चालान भरती है या फिर एक स्टेट में किसी को उन्होंने कहा कि इतने पैसे दो और आगे निकल जाओ, तो उतने पैसे देकर आगे निकल जाता है। फिर आगे दूसरे राज्य में फिर कोई व्यक्ति रोकता है और वो कहता है ये तो गलत है, आप इसके लिए पैसे दीजिए और इसको क्लियर कीजिए। इन सारी चीजों को जब बात होती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है वो ट्रांसपोर्टर। उसे लगता है कहीं मैं कोई गुनाह तो नहीं करने जा रहा हूँ, मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति की जान लेकर तो नहीं जा रहा हूँ जो मुझे हर जगह पर रोक कर कुछ अपशब्द भी कहे जाते हैं। ये बहुत बार होता है, कई वीडियोस भी यूट्यूब पर इसके वायरल हो चुके हैं। कई जगह पर उनको पैसे भी लिए जाते हैं, डर भी उन्हें लगा रहता है। ये सारी चीजें होती हैं। अब ट्रांसपोर्टर इससे उभरे तो उभरे कैसे? देखिए, मेरी सारी बातें आपको सोचने पर विवश कर रही है। अगर आपके घर में एक व्हीकल है तो उस व्हीकल की कितनी सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ती है। जब इतना बड़ा ट्रक अगर रास्ते पर निकलता है तो उस ट्रक की कितनी जिम्मेदारी होती होगी। ये सारी बातें और इन्हीं सारी बातों पर आखिर ट्रांसपोर्टर क्या सोचते हैं, इस बात को जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं नागौर जी वाघ, जो कि नागपुर ट्रेलर ओनर्स यूनियन के उपाध्यक्ष भी हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मैंने पूरी बात की, आप भी मेरी पूरी बात सुन रहे थे, तो मुझे ये बताइए, एक ट्रांसपोर्टर इतनी सारी परेशानियों से चल रहा है, किस तरह से चलता है बिजनेस? पहली बात तो मैं हमारे नागपुर ट्रेलर ओनर्स यूनियन की ओर से पूरे देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं बोलना चाहूंगा। उसके बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। सर, हमारी जो लाइन है, जब से ये मोटर व्हीकल एक्ट बना हुआ है तभी से हम लोगों में इसमें करप्शन लगा हुआ है। ये क्यों लगा हुआ है इसकी बताने वाला कोई भी नहीं है। आज तक इतना करप्शन हुआ है इस लाइन के अंदर, इसका कोई भी आदमी बताने को तैयार नहीं, बता भी नहीं पाएगा। इसमें हजारों लाखों करोड़ कितने भी आंकड़ा देंगे वो कम ही है, इससे बहुत बड़ा करप्शन हुआ है। लेकिन आज हमारा जो मोटर लाइन है ये कोरोना काल में बहुत पीड़ित हुआ है और अभी तक इसमें से लोग उभरे नहीं है। गिने चुने 2-4 लोग उभर भी गए होंगे, वो नहीं बता सकते
सकता मैं, लेकिन ज्यादातर लोग कोरोना काल से अभी भी पीड़ित थे, तो लोगों को सब सामने नजर आ रहा है और अभी इस कानून की सख्त जरूरत है और इसमें सरकार ने जल्द से जल्द ख्याल दे के एक देश एक कानून लाना चाहिए। इसकी वजह से एक देश एक कानून लाने से एक तो क्या है, जो टैक्स की बात आ रही, ये हमारा जो लाइन है ये सबसे ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है। उसके बावजूद इससे जो होने वाली जो हानि है, जो जगह जगह आरटीओ खड़ा करता है, ये पैसा जो जाता है ये डायरेक्ट, मैं तो बोलूंगा ये चोरों के घर में जाता है। ये पैसा एक नंबर में देश के खाते में जाए, ये पैसा कुछ अच्छे काम में काम आ जाए, कुछ गोर गरीबों के काम आ जाए, कुछ अपने देश के हित में बॉर्डर के काम आ जाए, ऐसे किसी जगह पैसा काम आना चाहिए। ये तो चोरों में कुछ आरटीओ ऑफिसर इनके घर भरे जाते हैं, इससे तो कोई देश का भला होने वाला नहीं है। ये जल्द से जल्द सरकार ने एक देश एक कानून अमल में लाना चाहिए और इसको सुनिश्चित करना चाहिए। आपने एक देश एक कानून की बात कही, ये थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताइए एग्जैक्टली ये एक देश एक कानून है क्या? एक देश एक कानून ऐसा बोलना है कि जैसी हमारी गाड़ी अभी महाराष्ट्र में और नागपुर से भरी है, जाना चाह रही हमारी गाड़ी समझ लो कि दिल्ली जा रही है, तो बीच में मैं कहूंगा कि नागपुर से जैसे मध्य प्रदेश होते हुए जाए गाड़ी जाएगी, तो हमको थोड़ा सा भी कोऑर्डिनेशन होता है, तो नागपुर का पहले हमको परमिशन बनाना होता है महाराष्ट्र का, तो हमको महाराष्ट्र में तब भी बॉर्डर पे एंट्री के रूप में हमको थोड़ा देना ही होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश वहाँ बॉर्डर पर क्या देना होता है? बॉर्डर पे एंट्री के तौर पे पैसा देना होता है। ओके, वो लीगल है? लीगल कहाँ है, लेकिन कौन करेंगे, कौन बॉर्डर पे जाना चाहेगा, कौन कोर्ट में पोस्टेज डालना चाहेगा, ड्राइवर कहाँ का, गाड़ी मालिक कहाँ का, हाँ? और ड्राइवर को धमकी दी जाती है, उसको कम से कम 5,000 रुपए लेना है तो ड्राइवर को 45-50 हजार की धमकी दी जाती है, तू नहीं देगा तो देख मैं देगा फाइन करूंगा, 40,000 का करूंगा, 50,000 का करूंगा, तो ड्राइवर बोलता है 40-50 का फाइन करो, ट्रिप में तो 20,000 का समय है, 2-4-5 हजार रुपए देके मैं निकल जाऊं, हाथ जोड़ के अपना निकल जाता है। यही नहीं, ड्राइवर की बदसलूकी भी की जाती है, उसको मारने की धमकी दी जाती है, उसको खाली कमरे में अंधेरे में दिखाया जाता है, इतना बहुत कुछ होता है। उसके बाद ड्राइवर मानता है, अपने सेट को बोलता है एक हमारा जैसा यूनियन है, हम लोग कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन अब आदमी ये सब नहीं कर सकता, वो बहुत ज्यादा परेशानी है। तो सरकार ने इस लाइन की तरफ ख्याल देना चाहिए कि ये जो लाइन है ये अपने देश को बहुत आगे लेके जाने वाली लाइन है। आपने देखा होगा कोरोना काल में डॉक्टर लोगों ने रात दिन काम किया है, तो ट्रांसपोर्टरों ने भी किया है, ये ड्राइवर लोगों ने भी काम किया है, जगह जगह जरूरी सामग्री ड्राइवरों ने पहुंचाई है। नहीं पहुंचाती तो देश के कई लोग, कई नागरिक आज भूखे सोए होते हैं, कई दवाइयां जगह पे नहीं पहुंची होती, कई जगह जो गैस पहुंचा है वो नहीं पहुंचा होता। ये सरकार ने ख्याल देना चाहिए इस बात की तरफ कि ड्राइवर कितना जरूरी आदमी है। और मैं तो बोलता ड्राइवर के हित के लिए भी सरकार ने कुछ न कुछ उपाय सोचना चाहिए और करना चाहिए। यदि उस गरीब का एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, वो यदि एमडेट्यूज में एक्सीडेंट में खत्म होता है तो उसका परिवार डायरेक्ट रोड पे आ जाता है, उस गरीब को कुछ नहीं मिलता, उसके बाल बच्चे भीख मांगने के लायक हो जाते हैं। ये सरकार को बहुत जरूरी चीज है, ये देखना चाहिए। ये बात तो हम भी मानेंगे, क्योंकि आम आदमी जब इस बातों को सोचता है तो निश्चित तौर पर जो छोटा आदमी होता है, ग्राउंड लेवल पर काम करने वाला आदमी होता है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता, मगर सबसे ज्यादा मेहनत अगर कोई करता है तो वही करता है। ये बात इन्होंने सही की। कोविड काल के दौरान निश्चित तौर पर ये बात हमें भी देखने को मिली कि दोस्तों अगर सही समय पर सही दवाइयां या फिर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं पहुंच पाते तो सबसे ज्यादा जाने जा सकती थी। वो जाने अगर किसी ने बचाई तो वो वही ट्रक का, व्हीकल का ड्राइवर था, अगर वो ही अगर नहीं होता तो ये चीजें न हो पाती। सर, आपने एक देश एक कानून की बात की, अब ये एक देश एक कानून इम्प्लीमेंट कैसा होगा? आपने ये तो बता दिया कि यहाँ से गाड़ी निकली है, महाराष्ट्र से निकली है, दिल्ली जा रही है, एमपी के बॉर्डर को रोक दिया गया है, वहां पे उनसे पैसे ले लिए गए, उससे आगे क्या? उससे आगे एक देश एक कानून होने से ऐसा होगा, यदि समझो अपने नागपुर से, चाहे जैसे मुंबई से गाड़ी भरी और मुंबई से यदि जैसा अपने देश में एक कानून लागू है कि गाड़ी भरते ही वे बिल पहले बनता है, उसमें यहाँ से वहां तक गाड़ी जाने तक उसको परमिशन होता है, वैसे उसी गाड़ी का जो भी बने परमिशन एक ही बार बने, वो देश के इतने पैसे रास्ते में कोई अधिकारी उसको रोके नहीं। बस इससे बड़ी बात क्या है? इसमें सरकार यदि चाहे वो इजीली उसको कर सकती है और ये देश के हित में भी है। पूरा फंड जो है वो देश के अपने खाते में आ जाएगा और वो बहुत बड़ा अपना देश का कुछ काम हो पाएगा। लेकिन उसमें क्या है, एक महाराष्ट्र आरटीओ एक अलग मांग करता है, मध्य प्रदेश आरटीओ अलग मांग करता है, मध्य प्रदेश में हर एक स्टेट में एक आरटीओ खड़ा होता है। और इसमें एक मजे वाली बात यह है कि जो आरटीओ जितना ताकतवर होता है उतनी ज्यादा उसकी एंट्री होती है, उतना ताकतवर तो उसके ऊपर के उतने अधिकारियों से जिससे पहचान होती है उतनी उसकी एंट्री ज्यादा होती है। ये
इसमें इफेक्ट है। ये जरा मुझे भी समझाइए, हमारे दर्शकों को ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा। जितना ऊपर उतना ही उनका पैसा ज्यादा है, ये किस तरह का रूल है? ये ऐसा होगा जैसा एक आरटीओ अधिकारी है, उसका समझ लो उसके ऊपर वाले अधिकारी से पहचान है, उसके ऊपर वाले तो उसके ऊपर वाले अधिकारी से पहचान है, और किसी आरटीओ की डायरेक्ट मंत्री से कांटेक्ट है तो उसके लिए तो सबसे ज्यादा है। यही मैं सीधा बोलना चाहूंगा। आप अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो सिर्फ नीचे के लेवल तक नहीं, नीचे से ऊपर के ऊपर तक है। तो हमारे यूनियन ने गडकरी साहब को लेटर दे चुका है, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को लेटर दे चुके हैं, जितने परिवहन मंत्री सबको लेटर जा चुके हैं, तब भी ये लोगों का इस लाइन की तरफ क्यों ख्याल नहीं है, ये थोड़ी समझने की बात है। निश्चित तौर पर दोस्तों सोचने वाली बात है कि भ्रष्टाचार किस कदर फैला हुआ है ट्रांसपोर्ट लाइन में। इसका एक जीता उदाहरण सर से बात करते हुए हमें भी ये जानने को मिला कि सिर्फ ग्राउंड लेवल पर, यानी कि वहां पर चौकी पर तैनात आरटीओ बोलिए या फिर वो संबंधित पदाधिकारी अधिकारी बोलिए, सिर्फ उन तक सीमित नहीं है, उनके ऊपर तक सारी चीजें जाती है। मगर इसमें जिस इंसान के साथ अन्याय होता है वो मात्र 10-20 हजार की नौकरी करने वाला एक आम ड्राइवर होता है, महीने के 50 से 60 हजार रुपए सारा खर्चा निपटाने के बाद बचने वाला ट्रांसपोर्टर होता है। सोच एक किस तरह की स्थिति में आ चुकी है कि क्या सच में इन आरटीओ को, इन अधिकारियों को पैसा देना चाहिए? अगर ये स्थिति वहां पर है तो क्या ये लोकतंत्र है और देश में क्या सच में लोकतंत्र चल रहा है? ये सोचने वाली बात है। निश्चित तौर पर हम इस पर भी बात करेंगे और आपको भी ये चीजें सोचने पर मजबूर जरूर कर रही होगी। सर सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने जो कही है कि आपने एक देश एक कानून का कंसेप्ट आप ला रहे हैं और उसके लिए सरकार से आप विनती कर रहे हैं, इसे इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाएगा? अभी आपके अध्यक्ष महोदय ने, आपके यूनियन के अध्यक्ष महोदय ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में अधिवेशन के भी बारे में भी सोच विचार कर रहे हैं, वो किस तरह का होगा उसके बारे में जरा बताइए। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या ये इम्प्लीमेंट करने के लिए आप सरकार को विवश करने में सफल हो पाएंगे? देखो सफल हो पाएंगे नहीं पाएंगे, हम तो जब तक भी है तब तक ये करते रहेंगे। नागपुर में जो अपने को अधिवेशन लेना है वो पूरे देश के ट्रांसपोर्टर वहां आए, अपनी अपनी बात रखे और एकजुटता से, एक ताकत से सरकार को बोलने की कोशिश करें। यही है हमारा बोलना। बाकी तो सरकार के हाथ में है, चाहे तो सरकार कर सकती है और कितने सारे काम इन्होंने अच्छे किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। गडकरी साहब ने मोटर लाइन में एक इतना बड़ा अध्याय लिखा है, एक इतनी बड़ी काम इन्होंने किया है कि हर जगह के रोड उन्होंने अच्छे बनाए हैं। इसके लिए ड्राइवर की बहुत सारी उम्र बढ़ गई है, इसके लिए तो ड्राइवर लोगों की बहुत मतलब उनको दुआ देंगे कि इनकी बहुत दीर्घ आयु हो, बहुत लंबी उम्र हो। इसके लिए मैं अपने तरफ से भी मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा उनका, उन्होंने रोड का काम बहुत अच्छा किया है। और थोड़ा सा भी इस हमारे एक देश कानून की तरफ भी ख्याल देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, यही हमारा कहना है। निश्चित तौर पर एक बात तो सही है कि माननीय नितिन जी गडकरी जो कि देश का आज गौरव बन चुके हैं और उनके माध्यम से जो कार्य किए गए हैं वो सबसे कार्यक्षम मंत्री केंद्र सरकार के उनको माना जाता है। जिस तरह से उन्होंने रोड बनाया, जिस तरह से उन्होंने रास्तों को आसान बनाया, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए लोगों को जो मदद उन्होंने इस माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से की है, तो निश्चित तौर पर इस पर भी हम बात करेंगे। मगर दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अगर ऊंचे अधिकारों के साथ एक व्यक्ति अगर बहुत अच्छा काम कर सकती है, जिसका उदाहरण हम नितिन गडकरी जी के नाम से जानते हैं, तो कहीं ना कहीं आम ग्राउंड लेवल पर आम जनता से जो डायरेक्टली कनेक्ट आते हैं वो अधिकारी अगर थोड़ा सा इंसानियत दिखा दे, थोड़ी सी अच्छी बातें वो सीख जाए और इन चीजों के भ्रष्टाचार जैसी चीजों पर वो अगर सपोर्ट कर दे तो निश्चित तौर पर हमारा देश कितना आगे बढ़ जाएगा। सर मुझे बताइए कि ये सारी चीजें तो चलती रहती है, तो एक ट्रांसपोर्टर आप भी हैं, ट्रांसपोर्टर के तौर पर आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में जरा बताइए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब तक ये परेशानी आपको आ रही होगी तभी तो आप इन सारी चीजों में जुड़ रहे होंगे। परेशानी तो बहुत है सर, हमारी गाड़ियां ऑल ओवर इंडिया चलती है, ऐसा कोई राज्य नहीं है उस राज्य में अपना अपना कानून नहीं है। मैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बात नहीं करूंगा, कर्नाटक में जब थोड़ा सा वो डायमेंशन आ गया तो 20 से 25 हजार रुपए का फाइन है। ड्राइवर को यूनिफॉर्म नहीं है, उसका फाइन की धमकी दिया जाता है, उससे एंट्री की मांग की जाती है, नहीं दिया तो बोलते हैं कि इतने 10 गुना ज्यादा का फाइन की मांग करते हैं, तो ड्राइवर को देना होता है। आज एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, चलो अपना नागपुर का ड्राइवर है, यदि वो कर्नाटक में किसी जगह जाता है, पहले उसको लैंग्वेज का प्रॉब्लम आएगा और वो अधिकारी यदि उसको उस फाइन की बात करे और ड्राइवर एक खुदा का नामंजूर कर ले, मैं कोर्ट में जाऊंगा, वाकई वो नागपुर से जाके तारीख पे जा सकता क्या? वाकई वो नागपुर से वो काम कर सकता क्या? वो अधिकारी तो वहां के लिए लोकल होता है। इसलिए ड्राइवर सबसे बड़ा काम ये सोचता है मैं इसको देख के निकल जाऊं,
मैं इसको देख के निकल गया, मेरा बाप भूल गया, ऐसा करके ड्रामा से करने की कोशिश करता है। बिल्कुल सोचने वाली बात है कि ड्राइवर को जो वास्तविक रास्ते पर चलते हैं और वो जो वहां पर ये करते हैं तो किस तरह की परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है, ये सोचने वाली बात है। सर सबसे जरूरी चीज आपने अधिवेशन के बारे में बात की, वो किस तरह का अधिवेशन होगा, क्या क्या वहां पर कौन कौन से लोग सम्मिलित होने वाले हैं, उसके बारे में जरा बताइए। हमारा अधिवेशन नागपुर में जो होने वाला है, पूरे अपने इंडिया लेवल के जितने भी ट्रांसपोर्टर और जितने भी यूनियन है, सभी यूनियन को हम इनवाइट करने वाले हैं, सबको बुलाने वाले। बुलाने के बाद में हमारा जो अधिवेशन होगा उसी में हम चर्चा करने वाले हैं और इस बात को आगे बढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये एक अच्छी बात इन्होंने कही कि इस अधिवेशन के माध्यम से अपनी परेशानियों को लोगों तक अवगत कराने का ये बहुत अच्छा माध्यम भी हो सकता है। निश्चित तौर पर आपको इस चीज के लिए शुभकामनाएं सर। और सबसे जरूरी चीज आप इतना वक्त निकालकर हमारे स्टूडियो में आकर हमसे बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका थैंक यू। तो दोस्तों ये बात सोचने वाली है कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टरों की परेशानियां होती है और वो परेशानियां किस तरह से आगे बढ़ी जाती है, मगर ये वो चीज है कि जो पिटते तो रहे मगर मुंह से बोल न सके। आज वक्त आया है कि वो अपने मुंह से बोल पाएंगे ये बातें, कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट वो दे पाएंगे और इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं लोगों के सामने अगर वो लाने में सफल हो गए तो मौसम, सूरत और सीरत दोनों बदलने में वक्त नहीं लगेगी, ऐसी हमें भी आशा है। तो ये तो होगी बात हमारे देश के ट्रांसपोर्टरों की और यहाँ के ट्रांसपोर्ट लाइन की। दोस्तों जाहिर सी बात है कि हमारे देश में जिस तरह का ट्रांसपोर्ट चलता है वैसा बाहर देशों में भी चलता है, उन लोगों की क्या स्थिति है ये भी जानना जरूरी है। तो जानते हैं सर से कि उनपे क्या किया सर। सबसे जरूरी चीज आज हमारे देश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर की ये स्थिति है, जाहिर सी बात है कि दूसरे देशों में भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, वहां पर भी ये परेशानी होती है, वहां पर किस तरह के चालान होते हैं, किस तरह की स्थिति होती है, उसके बारे में बताइए। उसका आपको पहले बताया मैंने, हर स्टेट का अपना अपना एक कानून है। देखा जाए अपने महाराष्ट्र में ओबीसी का परमिशन बनता है, मध्य प्रदेश में 20 से 25,000 का फाइन होता है, छत्तीसगढ़ में भी 20,000 का फाइन होता है, कर्नाटक में 20,000 का फाइन होता है, आंध्र प्रदेश में 20,000 का फाइन होता है, बंगाल में एक गुंडा टैक्स करके टैक्स लगता है और हर गाड़ी को सालाना 8 से 10,000 रुपये भरना ही होता है, अन्यथा अंदर यदि गाड़ी गई तो 70 से 80,000 रुपये फाइन होता है। ये हर देश का अपनी अपनी मनोबली है। उड़ीसा में भी वही सिस्टम है, गाड़ी जाती है 20 से 25,000 का फाइन होता है। ऐसा कोई भी राज्य ऐसा छोटा नहीं है जो जहाँ पे गाड़ी वाले को फाइन होता नहीं है। उसके बाद टैक्स तो अपन देने के बावजूद भी ऐसा करना पड़ता है। यही तो हम बोल रहे हैं कि ये जो पैसा है ऊपर का ये सरकार के खाते में जाए और सरकार इस पैसे का कुछ करे और एक गाड़ी मालिक को एक मैक्सिमम उसको पता लगे कि मेरे को क्या फाइन होने वाला है। उस फाइन का पता होने के बाद वो फाइन की रसीद खुशी काटे और खुशी जाए। इसमें एक तो देश का फायदा होगा, दूसरी बात इसमें डीजल की भी खपत बहुत है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बॉर्डर पे जब हमारी गाड़ी जाती है 8-8 घंटा हमारी गाड़ी बॉर्डर में लाइन में खड़ी होती है। देश तो अपन बाहर डीजल तो अपन बाहर देश से खरीद रहे हैं, तो ये जो अरबों रुपए का डीजल वेस्टेज जो जा रहा है इसका क्या, इसके तरफ भी सरकार ने देखना चाहिए। डीजल तो अपन विदेश से ला रहे हैं ना, उसके बावजूद भी अरबों रुपए का डीजल तो अपन ऐसे ही रहे खड़े गाड़ी में, जो 8-8, 10-10 घंटा गाड़ी खड़ी होती है, तो कितनी गाड़ी रोज की बॉर्डर पे खड़ी होती है, कितना रुपए का डीजल चलता है, ये समझने वाली बात है। और इसी के तरफ ख्याल देते हुए उन्होंने सब काम करना चाहिए। आप एक मुद्दे के लिए नहीं बोल रहे, ऐसे कई मुद्दे बोलेंगे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन शॉर्टकट में आपको बताना चाह रहे हैं और इसलिए कई मुद्दे हैं, सरकार को ये करना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, मैं नरेंद्र मोदी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। कोरोना काल में उन्होंने इतना काम किया, शायद ही ऐसा कोई करने वाला व्यक्ति होगा। बहुत बढ़िया काम उन्होंने किए हुए, पूरा देश का पूरा वर्ल्ड उनको जान रहा है, ये भी हम बोलते हैं। गडकरी साहब ने भी हमारी लाइन के लिए रोड के बहुत अच्छे काम किए, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, वो भी थोड़ा सा इस लाइन की तरफ ख्याल देके भी करेंगे तो इस लाइन ये मोटर लाइन उभर के आगे आ जाएगी और अपने देश का बहुत बड़ा भला करना चाहिए, यही मैं बोलना चाहूंगा। और बहुत भला इतना भला होगा कि लाइन एक अर्थव्यवस्था को बहुत आगे तक लेके जा सकती है। तो अगले एपिसोड में नए व्यक्ति के साथ, नए विषय के साथ और साथ ही साथ नए बातों के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एनरिच न्यूज।